फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम सूर्य तप किन कारकों पर निर्भर करता है, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन किस तरह बना रहता है, हमें सूर्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी पर उस पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ये सब हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इस सूर्य तप का प्रभाव क्या है, इस सूर्य तप से इस पृथ्वी पर गर्मी सर्दी की ऋतुएं होती हैं। आप सब जब भी कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो आप सबसे पहले मौसम का हाल पूछते हैं, आज कितनी सर्दी है, आज कितनी गर्मी है। लेकिन हम इस सर्दी गर्मी को नापते कैसे हैं, आइए आज इसके बारे में हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो समाचार पत्रों में या हमेशा जब भी कभी आप टीवी पर रेडियो पर समाचार सुनते हैं तो 4 महानगरों का अधिकतम न्यूनतम तापमान, या अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप पर आप अलग अलग तरह से किसी भी शहर का तापमान पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। ये अधिकतम न्यूनतम तापमान क्या है, इसे कैसे नापते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, ये सब बातें आज हम आपसे इस लेक्चर में करते हैं। सबसे पहले जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये है वायुमंडलीय तापमान की। वायुमंडलीय तापमान क्या होता है, इसको हम कैसे नापते हैं, ये सब बातें आज हम आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमने सूर्य तप पढ़ा था, उस सूर्य तप का हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव है, उससे हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्म होता है और किस तरह से ठंडा होता है और पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन बना रहता है। आइए पहले ये अलग अलग क्रियाएं हैं जिनसे इस पृथ्वी का वायुमंडलीय तापमान हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये वायुमंडल कैसे गर्म या कैसे ठंडा होता है। पहली क्रिया है सीधे सीधे सूर्य तप के द्वारा हमारा वायुमंडल कितना गर्म होता है। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा हमें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है और वायुमंडल के तत्व उसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 18% सूर्य तप वायुमंडल में सीधे सीधे या धूल के कणों के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा या स्कैटरिंग डिफ्यूजन की प्रक्रिया से वायुमंडल की ऊपरी सतह 18% के करीब सूर्य तप से गर्म होती है। कारण सूर्य तप हमें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है और वो तरंगे ऊपरी वायुमंडल की उस सतह को गर्म कर पाती हैं। विशेषता ओजोन मंडल 20 से 40 किलोमीटर समताप मंडल की वो परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, वायुमंडल को गर्म करती है, लेकिन सिर्फ ऊपरी भाग को गर्म करती है। दूसरी क्रिया है कंडक्शन की क्रिया। आपने गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर सब पढ़े होंगे। यानी जब एक वस्तु अधिक गर्म हो जाती है और कोई ठंडी वस्तु उसके संपर्क में आती है तो ऊष्मा का संचालन होता है गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते, जब तक दोनों एक जैसे नहीं हो जाते। यहाँ वायुमंडल में जब हमारी भूतल गर्म हो जाता है तो उस भूतल के संपर्क में आने वाली वायु भी संचालन की क्रिया से गर्म हो जाती है। लेकिन एयर इज ए बैड कंडक्टर, ऊष्मा का कुचालक है। तो बहुत पतली सतह के साथ लगी हुई वायु सिर्फ गर्म हो पाती है, ये भी अच्छी तरह से इस पूरे वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती है। तीसरी क्रिया है संवहन की क्रिया, कन्वेक्शन की क्रिया। जल और गैसीय पदार्थों के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पृथ्वी की सतह के साथ लगी हुई वायु जब गर्म हो जाती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ उठती है।
ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है। इस तरह से संवहनीय धाराओं से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसको हम कन्वेक्शन या संवहन की क्रिया कहते हैं। अगली क्रिया है, इसको हम बोलते हैं विकिरण की क्रिया। हम सब पढ़ चुके हैं कि सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है और पार्थिव विकिरण वृहत तरंगों के रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में होता है। हमारी इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड या निचले वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसें, जलवाष्प, धूल के कण इस पार्थिव विकिरण को पकड़ लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल अधिक गर्म होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है और इसका महत्वपूर्ण कारण है इस पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा या पार्थिव विकिरण, जिससे वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगली क्रिया, इसको हम बोलते हैं दबाव की क्रिया, कंप्रेशन की क्रिया। अभी हम चिन्नूक पवन पढ़ेंगे या अन्य प्रकार की पवनें पढ़ेंगे। जब पवनें नीचे उतरती हैं, पर्वतीय ढाल के साथ साथ नीचे उतरती हैं, दबाव बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है। हम अपनी आम जिंदगी में अगर देखें तो हम पाते हैं कि हमारी इस आम जिंदगी में जब भी कभी आप अपनी फुटबॉल के अंदर या साइकिल के अंदर पंप से हम हवा उसके अंदर भरते हैं तो पंप का नीचे का हिस्सा गर्म हो जाता है। उसका कारण ये कंप्रेशन की क्रिया या दबाव की क्रिया है। वायुमंडल में भी जब हवा नीचे उतरती है, पर्वतीय ढाल के साथ साथ नीचे आती है, तो वो तापमान को बढ़ जाता है। उसके बाद दो क्रियाएं हैं, एक इवेपोरेशन की क्रिया और दूसरी कंडेंसेशन की क्रिया, द्रवण की क्रियाएं। जल का जलवाष्प में बदलना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठंडक पैदा करता है। वाष्पीकरण क्रिया से वायुमंडल ठंडा होता है। लेकिन इसका उल्टा संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन की क्रिया, जब जलवाष्प फिर से जल में या हिम के कणों में परिवर्तित हो जाता है, जब बादल बनने की क्रिया होती है, तो फिर से वायुमंडल में वो ऊष्मा छोड़ दी जाती है। इस क्रिया से भी वायुमंडल गर्म होता है। यानी इन 7 क्रियाओं से वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है और इस पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बना रहता है। अब हमारे पास दो चीजें हो गई, एक सूर्य तप और दूसरा तापमान। हम सूर्य तप को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सूर्य तप सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, जिसको हम हीट एनर्जी के रूप में नापते हैं। ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से नापते हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर 1.94 ग्राम कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको हम 1.94 लैंगली पर मिनट के हिसाब से भी जानते हैं। और इसको नापने के लिए जो उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है पायरेनोमीटर। ये पायरेनोमीटर सूर्य तप को नापता है, जो हमारे जीवन में आगे अनेक तरह के उपयोग आते हैं। कैसा है ये पायरेनोमीटर? देखने में इस तरह से दिखता है। ये अलग अलग रूप के अंदर भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसकी कार्यशैली क्या है कि इसके ऊपर ये लगा हुआ ग्लास का डोम शेप, इससे सूर्य की किरणें हमारी एक थर्मोपाइल पर आती हैं, जिसकी काले रंग की जो है सतह है, जो इस सौर किरणों को अवशोषित कर लेता है और उससे हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। यहाँ से हमें इसकी ऊर्जा का पता लग जाता है। जितने भी हमारे सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं वो इस पायरेनोमीटर की मदद से किस कोण पर सूर्य की किरणें कितनी तपिश हमें दे रही हैं, इसको नाप कर ही हम सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंदर इन पायरेनोमीटर्स को यूज करते हैं। अब आइए, हमारा वायुमंडलीय तापमान क्या है? हम आमतौर पे तापमान अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन वायुमंडल में ऊष्मा का मापक, गर्मी का मापक तापमान कहलाता है।
ये तापमान नापने के लिए हम थर्मोमीटर, थर्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन मानक अवस्था के अंदर ऐसा नहीं है। आप जहां पर खड़े हैं थर्मोमीटर को लेकर कहें कि आज इतना तापमान है, आज इतना तापमान है। तापमान नापने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तुलना करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय तुलना करने के लिए हमें कुछ मानक अवस्थाएं अपनानी पड़ती हैं। उस स्टैंडर्ड कंडीशन से हम तापमान को नाप सकते हैं और उसको दूसरे देशों से भी कंपेयर कर सकते हैं। तापमान नापने के लिए हम दो मापक प्रयोग में लाते हैं, दो स्केल यूज करते हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट। जब भी किसी व्यक्ति को बुखार होता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि आपको 102 डिग्री टेम्परेचर है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। ये अक्सर नहीं बोला जाता है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में अंतर है। हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। पानी उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर नापते हैं। और हमारा मनुष्यों का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा औसत तापमान होता है। इसे हम इन थर्मामीटर की मदद से नापते हैं। आपके सामने ये थर्मामीटर आप सबने देखे, मरकरी वाले थर्मामीटर जो आमतौर पर हमारे डॉक्टर्स प्रयोग में लाते हैं, हमारे घरों में भी पाया जाता है। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट प्रदर्शित कर रहा है आपके सामने। और ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आजकल बाज़ार में ये डिजिटल थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, सब तरह के उपकरण घड़ी के साथ, जिसके अंदर क्लॉक भी होती है, ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हम अपना रूम टेम्परेचर, जहाँ भी आप इसको रखते हैं वहाँ का रूम टेम्परेचर आपको बता देता है। ये आपके सामने थर्मोग्राफ है। इस थर्मोग्राफ की विशेषता यह है कि इसमें थर्मोस्टेट लगा है और थर्मोस्टेट के आगे पेन लगा है। यहाँ ये रोटेटिंग ड्रम है जिसके ऊपर ग्राफ पेपर लगा हुआ है। इस ग्राफ पेपर की ऊपर 24 घंटे में ये पूरा एक चक्र पूरा करता है, यानी कि हर घंटे के मार्किंग इसके ऊपर की हुई है। तापमान के घटने बढ़ने का कर्व जो पूरा ग्राफ है वो इसके ऊपर बन जाता है और 24 घंटे बाद इस ग्राफ पेपर को बदल दिया जाता है, तो हमारे पास पूरे दिन का तापमान, पूरा रिकॉर्ड एक दिन का हमें प्राप्त हो जाता है। ये अक्सर हमारी मौसम वेधशालाओं के अंदर लगे रहते हैं, जिससे हम तापमान किसी भी घंटे का, किसी भी समय का तापमान निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मानक अवस्थाओं की, स्टैंडर्ड कंडीशन की। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि आप कहीं पर भी खड़े होकर वायुमंडलीय तापमान नहीं बता सकते। उसे बताने के लिए मानक अवस्थाएं चाहिए, और मानक अवस्था ये है कि ये स्टीवेंसन स्क्रीन है। ये लकड़ी की बनी हुई एक स्क्रीन है जिसके तीनों तरफ अलग अलग जालीदार लकड़ी लगी है ताकि हवा आसानी से अंदर आ जा सके, और उसके अंदर इस तरह से हमारे अलग अलग उपकरण लगे रहते हैं जिससे हम अपनी मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इनसाइड व्यू है और ये लकड़ी का बना हुआ। और जब भी कभी हम तापमान नापते हैं तो हमारी जो मौसम वेधशालाएं हैं, जो लेबोरेटरीज हैं, उसमें ये कंडीशन है कि भूतल से 4 फुट की ऊंचाई पर, ये लगभग 4 फुट की ऊंचाई पर स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर ये उपकरण लगाए जाते हैं। और उस स्थान के आसपास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या बहुत बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए जो कि हमारे इन मौसम के तत्वों को प्रभावित कर सकें। अगर हम इस तरह से ये उपकरण प्रयोग में लाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कहे जाते हैं।
ये सब हमें जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण करने में और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय तुलना करने के लिए ऐसी हमारी वेधशालाएं बनाई जाती हैं। यानी जब भी कभी वायुमंडलीय तापमान आपको बताया जाता है तब हम कहते हैं अंडर शेड। अंडर शेड का मतलब है इन स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर का तापमान आपको बताया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि मानक अवस्था में तापमान को नापा जाता है। अब तापमान नापते हैं, अब तापमान तो सारा दिन रहता है। तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया में हो जाता है और +50 डिग्री सेंटीग्रेड भी। टेम्परेचर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर समय रहता है। तापमान आप कभी भी नाप सकते हैं माइनस और प्लस में, लेकिन जो मौसम के अन्य तत्व हैं जैसे वर्षा कभी होती है कभी नहीं होती है, तापमान हर समय होता है। तो हम इसको नापेंगे कैसे? नापने के लिए हम दो टर्म देखिए, ऊपर वाली दो टर्म, दिन का अधिकतम तापमान व दिन का न्यूनतम तापमान, दैनिक अधिकतम और दैनिक न्यूनतम, ये दो तापमान 24 घंटे के अंदर हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और इस तापमान से लेकर हम अन्य सब टेम्परेचर संबंधी सभी कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। सबसे पहले दिन का अधिकतम तापमान। हमारे दिन का अधिकतम तापमान दोपहर बाद होता है। हालांकि 12 बजे सूर्य तप की मात्रा अधिकतम होती है, लेकिन वायुमंडल तो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, तो दोपहर 2 बजे बाद हमारे वायुमंडल का तापमान अधिकतम होता है और सनराइज से पहले हमारे वायुमंडल का तापमान मिनिमम, सबसे कम तापमान होता है। इसी दो तापमान को अगर हम पूरे महीने, पूरे वर्ष का रिकॉर्ड रखते हैं तो हम अनेक सूचनाएं इससे प्राप्त कर लेते हैं। आइए कैसे इनके बारे में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और दैनिक न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो हमारे पास दैनिक औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। इससे पता चलता है कि आप किसी गर्म स्थान की बात कर रहे हैं या आप एक ठंडे स्थान की बात कर रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। इसी तरह से दैनिक तापांतर, दैनिक अधिकतम और दैनिक न्यूनतम तापमान के अंतर को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 42 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दैनिक तापांतर है। ये तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर अधिक होगा और हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में, मुंबई जैसे क्षेत्रों के अंदर ये कम होगा, क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। मरुस्थलों का दैनिक तापांतर अधिक होगा और तटवर्ती क्षेत्रों का दैनिक तापांतर कम मिलेगा। इसी तरह से अगर हम पूरे एक महीने के 30 दिनों का, 28 या 31 जितने भी उस महीने के दिन हैं, 30 दिनों के दैनिक औसत तापमान को जोड़ दें और उसको 30 से भाग दे दें तो हमारे पास आ जाएगा मासिक मध्यमान तापमान। ये जलवायु वर्गीकरण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साल का सबसे अधिक गर्म महीना और सबसे ठंडा महीना, ये सब जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वहाँ इस मासिक मध्यमान तापमान का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम वार्षिक औसत तापमान, एनुअल एवरेज टेम्परेचर, अगर हम साल के 12 महीनों के मीन मंथली टेम्परेचर को जोड़ दें और उसको 12 से भाग दे दें तो हमारे पास वार्षिक मध्यमान तापमान आ जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण एक और चीज है वार्षिक तापांतर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। साल के सबसे अधिक गर्म महीने का
और सबसे ठंडे महीने के तापमान के अंतर को हम वार्षिक तापांतर बोलते हैं। जैसे हम भारतीय उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में जुलाई का महीना सबसे गर्म और जनवरी का महीना सबसे ठंडा है। तो जुलाई माह के महीने का मासिक मध्यमान तापमान अगर उसमें से हम माइनस कर दें जनवरी महीने का मासिक मध्यमान तापमान, तो हमारे पास वार्षिक तापांतर आ जाएगा। ये भी उसी तरह से अंतर महाद्वीपीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होगा और तटवर्ती क्षेत्रों में, द्वीपों पर ये हमें कम मिलेगा, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और तापमान का जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कहा जाता है उसको हम बोलते हैं सामान्य तापमान या नॉर्मल टेम्परेचर। जब 30 से 35 वर्षों का, हम इसको बोलते हैं लंबी अवधि का वार्षिक मध्यमान तापमान जोड़कर 30 से या 35 से या जितने साल का हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य तापमान आ जाता है। जब भी कभी बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो हम समाचार में, खबरों में सुनते हैं कि आज दिन का तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रहा या सामान्य से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहा। इससे पता लगता है कि औसत से सर्दी अधिक पड़ रही है या औसत से गर्मी अधिक पड़ रही है। ये तापमान के अलग अलग नापक कहे जाते हैं। इसी तरह से हम अगर अपनी इस पृथ्वी के ऊपर इस टेम्परेचर की बात करें तो हम पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जहां पर हमारे महाद्वीप या स्थल खंड अधिक है वहां पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अधिक है, जबकि दक्षिण गोलार्ध के अंदर जहां पर हमारी जलीय भाग अधिक है, सागरीय भाग अधिक है, वहां पर ये वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये तापांतर जो है वो अधिक पाया जाता है। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है जिसमें हमने वायुमंडल के गर्म ठंडा होने की प्रक्रिया, सूर्य तप और तापमान, कैसे तापमान को नापते हैं, हमने ये सब पढ़ा है। इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि समताप रेखाएं इस पृथ्वी के ऊपर तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है और तापमान की विलोमता से क्या अर्थ है। थैंक यू वेरी मच।